gives me immense pleasure to welcome the former Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahid Khaqan Abbasi, and he'll be in conversation with Mohammed Malik on the most pertinent question of the day: why is Pakistan in a perpetual political crisis? So हमारा दरीनी मसला है उसके बारे में. Thank you Shahid साहब for coming. Thank you Malik साहब for coming. And can we please settle down and please listen to the panel? Over to you Malik साहब. Assalamu alaikum ji. What's the format? Question. अच्छा, we're doing a show here. ज़ुबान कौन सी है? चलें. मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करके फिर Q&A कर लेते हैं लोगों से. ठीक है ना? अब I think ऐसे फॉर्मेट रख लेते हैं कि we give him about 20-25 minutes और फिर Q&A पे चले जाएंगे ताकि इंटरेक्टिव हो जाए और आप लोग. हाँ, तो मैं भी कर लूँगा. सो ऐसा कर लेते हैं. सब्जेक्ट दिया गया है कि जी दोराहे पे और क्राइसिस क्या है सब कुछ. Politicians love to blame the army. Army loves to blame the politicians. And ultimately we are ourselves to blame. हम लोग जो सारे बैठे हुए. मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का है. So there is no rocket science in there. But if you ask me personally, the bigger issues are we have a serious capacity crisis. चाहे वो civil administration है, military establishment है, political setup है. That is one issue. Elephant in the room is population. जिस पे ना politicians बात करते हैं, ना फौजी बात करते हैं, ना कोई नहीं करता. And because they are not sexy subjects. You can't get results in 3 years or 5 years, so nobody is really pushed about it. ये सारे tangible projects में लगे रहते हैं. ये building बना दी, ये motorway बना दी, ये हमने ये कर दिया, जो नज़र आए, something you can touch and you can sell in the next general elections. So long-term solutions कोई भी नहीं करता. Economic measures जब military regimes आती हैं, they develop certain positive mega trends and then they talk about it, boast about it. जैसे आजकल भी हो रहा है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ था, यहाँ आ गया है, प्राइमरी सरप्लस हमने अचीव कर लिया है. बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और बिल्डअप ऑफ थिंग्स लाइक दैट. सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, इनसे इस पर भी बात कर लेंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे भी, बिकॉज ये भी प्रोफेस्ड क्या कहते हैं डेमोक्रेट हैं. बट व्हेन देयर गवर्नमेंट वाज सैक्ड बाय अ मिलिट्री गाय बिहाइंड इट, he still chose to serve as a prime minister in the same administration under the same people who had sacked their prime minister's government. So इनसे भी पूछेंगे कि ये कैसे चलता है सारा whatever. So शायद साहब let's start with you. एक तो मुझे लगता है आप लेट आए हैं, एयर ब्लू की फ्लाइट पे आए थे. जी जी. So you worked as a prime minister. पहले तो इस पे आ जाए, who is to be blamed? Is it the power vacuum and the capacity vacuum created by inept political governments जो वो space create करती हैं जिसमें फौज आ जाए, या फौज आप लोगों को काम नहीं करने देती ताकि वो बार बार आए? Where does the larger blame lie? देखिए, let me apologize शुरू में कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ. बाय रोड मोटरवे सुबह बंद था तो बहुत रश हो गई थी. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले. तो सबसे पहले जो आपने बात की है कि ब्लेम किसका है, ये ब्लेम गेम में मत जाएं. एवरीबडी इज टू ब्लेम. आप कोई शख्स, कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो इस सारी खराबी का हिस्सा नहीं है. फौज ने कब्जा किया हुकूमतों पर, मार्शाल्लाह 32 साल रहा है. सियासतदानों ने ज़मीर बेचे, ये सब कुछ हुआ है मुल्क के अंदर. जजों ने अपने कलम बेचे, मीडिया ने अपनी आवाज़ बेची. तो ये सब कुछ हो चुका है मुल्क में. अब आपको आगे देखना है कि मसाइल क्या हैं मुल्क के. सबसे पहली बात जो है वो रूल ऑफ लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा. अच्छा ये बुरा है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो कंसेंसस से चेंज कर लें. आप इस साल के जिन लोगों ने
इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता है, उनका बेसिक जो उन्होंने थ्योरी जो सामने रखी है वो ये है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने पूरी एक बड़ी लंबी ये किताब ज़रूर पढ़ें कि क्या उन्होंने बात की है। तो इसलिए जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आएगी, सियासी इंतशार आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी। जब तक इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी नौजवान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये आई एग्री विद यू। ये बुनियादी बातें हमें समझ लें। दिस इज टेक्स्ट बुक आंसर्स। ये अगर सारी ये गूगल भी करें तो उनको जवाब मिल जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा प्रैक्टिकल में आ जाएं। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, आप मुस्लिम लीग के साथ रहे, इतने साल रहे आप। हमने एज ए रिपोर्टर देखा 11 मिनट के अंदर 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों ने पास की थी। इन 11 मिनट्स 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग्स हो गई थी 11 मिनट में। ऑन प्रेस गैलरी से देख रहे थे ये हो क्या रहा है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक यू शुड थिंक वेरी हार्ड व्हेन यू लुक एट योर ओन हिस्ट्री एंड योर ओन एसोसिएशन विद दैट पार्टी कि जितनी आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की हैं दे वर ऑल पावर ओरिएंटेड। अब 26वीं अमेंडमेंट हुई है, दिस इज ओनली पावर ओरिएंटेड, नन ऑफ दिस प्रोविजन इज पीपल्स ओरिएंटेड। तो जब आप लोग खुद ही करते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूटेशंस और बेड़ा गर्क करते रहे हैं तो, और आप कहते हैं पीछे ना देखें, अगर पीछे नहीं देखेंगे तो आगे का अंदाज़ा कैसे होगा। वी हैव टू एनालाइज कि गलतियाँ क्या हैं, किन्होंने की हैं, उसके बाद ही हम सोल्यूशन निकालेंगे ना। देखिए टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। ये हम दोनों ने इम्तिहान जो दिए बगैर किताबें पढ़े हुए दिए। इसलिए देखिए गुजारिश ये है कि आप क्या माजी को कुरेदना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं? नहीं समझना मैं देखिए मैं तो सबसे पहला आदमी हूँ जो इन सब गलतियों को इतराफ़ करता हूँ। मैंने 35 साल गुजारे हैं इस निज़ाम के अंदर, ये 36वां साल मुकम्मल हो रहा है। तो गलती आपके सामने है। कम से कम मैं इस बात का इतराफ़ कर सकता, मैंने कुछ सीखा है। मैंने जो सीखा है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ना कि अब बिल्कुल यहाँ पर आईनी तरमीम हुई है। अभी आपके सामने आईनी तरमीम हुई है, रात के अंधेरे में बगैर पढ़े आईनी तरमीम हो गई है, हमेशा रहेगी। आपने निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया है, आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है। इसलिए ये बातें अपनी जगह पर हैं। अब आपने आगे देखना है कि हल क्या है। मुल्क की रियलिटीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फौज इस मुल्क में एक रियलिटी है। इस्टेब्लिशमेंट कहें, फौज कहें, जो मर्जी आप कहना चाहते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन फौज को आईनी हदूद में रहना पड़ेगा। जब फौज आईनी हदूद से बाहर आती है मुल्क का नुकसान होता है। लेकिन फौज कभी भी आईनी हदूद से बाहर सियासतदानों के बगैर नहीं आती। सियासतदान साथ शामिल होते हैं तो फौज आती है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। चलें लेट मी रीफ्रेज अनदर क्वेश्चन। जब आप वज़ीर आज़म थे 1 साल करीबन ऑलमोस्ट ईयर, उस वक्त जब आपकी इंटरेक्शंस थी फौज के साथ, क्या वो एक स्ट्रेंथ थी, एक उनका इंट्रूजन था आपके अंदर? आपका लिंक क्या रहा? क्या फौज आपको कहीं रोकती थी, नहीं रोकती थी, क्या होता था? हाउ वाज दैट रिलेशनशिप? देखिए मैं 10 महीने वज़ीर आज़म रहा हूँ, 4 साल 2 महीने में वज़ीर रहा हूँ। मेरा पूरा इक़्तिदार के मज़े जो हैं, जिसको आप मज़े कहते हैं, वो यही हैं। तो अब 10 महीने में मैंने आइन जो रिश्ता रखा वो आइन के मुताबिक रखा। हमारी हुकूमत को फौज ने तोड़ा था, जुडिशरी साथ मिली हुई थी, एक बड़ी डिफिकल्ट रिलेशनशिप थी, लेकिन फिर भी हमने मुल्क चलाया। हमने आईनी तरमीम भी की उस माहौल में जहां हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, तो हम मुल्क चलाते रहे। वो रिलेशनशिप जब तक आप आइन के अंदर रखेंगे, जब आप मुफाद नहीं ढूंढेंगे फौज से कि मुझे इलेक्शन में जिता दो, फिर मामला चलता है। और आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए मुल्क के मामला समझने की, उनको हल करने की। मैं फौज की नीयत पे शुबा नहीं करता, मैं फौज के मोडेलिटीज में मुझसे इख्तलाफ है। आपने जो कुछ करना है इनके अंदर रहकर करना है, उससे बाहर जाते हैं मुश्किल होती है। इसलिए जो कम से कम मैंने अरसा गुजारा है आइन के अंदर रहकर गुजारा है, मुझे कोई शिकायत नहीं कि मुझे काम किसी ने करने दिया। आपके साथ इंटरफेरेंस थी कि नहीं थी? मैं यही कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस होती तो मैं वहां ना होता। जो ये कहता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, उसके पास एक आसान हल है, इस्तीफा लिखे और घर चल जाए। इंटरफियरेंस दुनिया में कोई चीज कंस्ट्रेंट्स के बगैर नहीं है।
अगर तो ये- कंस्ट्रेंट्स ना हो तो हम ना होते। अब गुजारिश ये है कि हुआ जो कुछ वहां एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, सब कुछ हुआ। वहां पर धरना आ गया, पंजाब हुकूमत धरने को इस्लामाबाद पहुंचाकर वापस आ गई। बलूचिस्तान की पूरी असेंबली गायब हो गई। हमारी हुकूमत थी, वो हुकूमत खत्म हो गई बलूचिस्तान में। सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया। एक आदमी आया, एक सेनेटर था, वो कोई उसके वोट से जो सेनेटर बन गया। जब वो इस्लामाबाद पहुंचा तो वो चेयरमैन सेनेट बन गया। उसकी ना जमात थी ना कोई वोट था। वोट किसने डाले? तो अब अगर नोट तो मैं था ना। जी, अगर मैं इसी मामले पर लड़ाई झगड़ा करके वहां पर नाराज होकर बैठ जाता, ये सब बातें हुई है, सब आइन के बाहर ये है। फिर एक लेकिन आप असूल के मुताबिक आप जंग जरूर लड़ें। मैंने कहा मैं सेनेट में नहीं जाऊंगा, मैं इस शख्स को कबूल नहीं करता, मैं सेनेट को कबूल नहीं करता, मैं नहीं गया। मैंने तैयार रजिस्टर कर दिया। लेकिन हम काम करते रहे। हमने पहली दफा पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म किया। जो यहाँ पर तनख्वाहदार लोग बैठे हैं, आप अपने जुलाई और अगस्त 18 के टैक्स रिटर्न्स देख लें, जो टैक्स काटा गया है। मिफ्ता साहब यहाँ बैठे हैं, हमने 3 स्लैब्स बनाए। मिफ्ता को तो नौकरी से आपने निकलवाया ना, जी, मरवा दिया उनको। नहीं कोई उन्होंने दुकानदारों पे टैक्स लगाया, मरियम ने कहा फारिग करो। मिफ्ता साहब नहीं, वो टैक्स वो बात की बात है। जो मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो 5%, 10%, 15%, 3 टैक्स की स्लैब हमने रखी। उस वक्त हाईएस्ट स्लैब 32% पे थी। हम आज हाईएस्ट स्लैब 49.5% पे है। 2 महीने हमने फाइनेंस बिल पास किया। मेरी पार्टी ने कहा जी अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी ये जरूरी है कि हम कम से कम अपना एजेंडा तो लोगों के सामने रख दें। 2 महीने जुलाई अगस्त 2018 में ये इम्प्लीमेंट हुआ पाकिस्तान में। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करने थे। इंडिया आज 1 लाख रुपया महाना, उनका खैर रुपया बड़ा है, महाना टैक्स पे छूट की बात कर रहा है। हमने 18 में दिया और टैक्स स्लैब रिड्यूस किए। चले उस पे हमने देखे रिफॉर्म्स किए वो बावजूद हम इसके। सब्जेक्ट से परे हो जाएंगे। वैसे भी आप तो अभी अपनी पार्टी के लगता है लोग रिक्रूट करने आ गए हैं, जो नई पार्टी आपने बनाई है, यही इसीलिए तो बैठे उसको हैं। छोड़ें अभी आप। ये मुझे जवाब दें आप पहले। मुझे तो ये क्यों तासुर है, आप इतना बात करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की। ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि आपकी पार्टी भी फौज ने बनवाई है, कौन सी? ये नई वाली। जी ये कॉमन परसेप्शन इसलिए है कि यहाँ हर जमात फौज बनाती है। तोड़ती भी है, तोड़ती भी है। हम फौज की जमातें छोड़कर आए हैं, इक़्तिदार छोड़कर आए हैं, थोड़ा सा फर्क है। हमें अगर इक़्तिदार होता है, फौज की मामले कबूल होते तो आज वहां बैठे होते जहां पर मैं अपनी जमात का सीनियर मोस्ट आदमी था। मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा था उस जमात का। कि मेरे लिए आसान फैसला नहीं था, क्योंकि सियासत जब आप छोड़ते हैं तो आपके पूरे जो सोशल लाइफ होती है, आपकी दोस्ती यारी सब खत्म हो जाती है। बदकिस्मती है सियासत की, लेकिन ये हुआ। बहरहाल वो बातें अपनी जगह पर हैं। मैंने जो अपना 10 महीने प्राइम मिनिस्टर रहा, मैंने उसकी कीमत भी अदा की। मैंने कागज जमा कराए, मेरे कागज रिजेक्ट हो गए। मैं इस मुल्क का 6 हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म था। मेरी बात सुन लें, वज़ीर-ए-आज़म था, वज़ीर-ए-आज़म के कागज रिजेक्ट हो जाते हैं। और 4 हफ्ते मैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठा रहा, फुल बेंच। सुबह आ जाए, शाम आ जाए, कल आ जाए, कल ठीक है। परसों। मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी अनप्लेजेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतने जबरदस्त काम किए, इतना सब कुछ किया, आप अपने हल्के से हार गए जी। और नवाज शरीफ अपने हल्के से जिता दिया, वो फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया? व्हाई डिड यू नॉट स्टे होम ऑन द प्रिंसिपल कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं कहीं और से किराए की नहीं लूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं हारा नहीं था। मैं फॉर्म 47 मियां साहब भी यही कहते हैं मैं नहीं हारा। मुझे हरवाया गया। इस बार सारी पीएमएल यही कह रही है हम नहीं हारे। मैंने कोई शिकायत नहीं की ना, मुझे हरवाया गया। मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैंने मान लिया। मैं मुल्क से बाहर था, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का मैसेज आया कि मियां साहब ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है, बाई इलेक्शन लाहौर से। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तो मैं बाहर रह गया। मेरे ख्याल था कि इलेक्शन का वक्त गुजर जाएगा। मैं वापस आया तो मियां साहब अदालत में आते थे, मैं उनके पास चला गया मिलने। उन्होंने कहा कि आपने कागज़ जमा करवाए हैं? मैंने कहा जी मैंने कागज़ जमा नहीं करवाए, मैंने आपको मैसेज दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कागज़ जमा करवाएं। तो मैंने कहा वक्त तो गुजर गया। उन्होंने कहा नहीं आज आखिरी दिन है,
आप जाएं और कागज जमा करवाएं। तो मैं बैठ गया, मैं कहा शायद भूल जाएंगे बात। मैंने कहा जी बहुत दूसरे लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन हार गया, मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरे आखिर उन्होंने कहा जी ये आपकी ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत है, ये जमात की ज़रूरत है, आप जाएं और कागज़ जमा करवाएं। और साथ उन्होंने कहा कि आप कोई खर्चा नहीं करेंगे, ये मेरी ज़रूरत और जमात की ज़रूरत है। तो मैंने आकर उस बुनियाद पर लाहौर से इलेक्शन लड़ा। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब अपोजिशन हुई इमरान खान की तो उसकी आप रिकॉर्ड मंगा Was कर that a देख लें। correct decision? जी, गलत, सही फैसला था, गलत था? अब मियाँ साहब के लिए सही था क्योंकि मुझ पर वो एतमाद कर सकते थे कि ये आदमी अपोजिशन करेगा असेंबली के अंदर। आप असेंबली का रिकॉर्ड मंगा कर देख लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें मियाँ कि साहब को अब क्या हो अपोजिशन गया की वैसे? किसने। अब क्या हो गया? फिर आगे चलते हैं, लेकिन ये बताएं तो देखिए सही, ये उनके फैसले हैं। उन्होंने एक इलेक्शन कबूल किया है, इसकी अच्छे बुरे असरात उनको खुद कबूल करने पड़ेंगे। वो मुल्क के सियासत अच्छा, बड़े सियासतदान है, जमात के सदर हैं। लेट्स कम बैक टू दैट दोराहा जहां हम खड़े में। अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में कहूँगा पीएमएलएन है, लार्जेस्ट तो अनडाउटेडली पीटीआई है, उसका इलेक्शन चोरी हुआ है, उसको तो शक ही नहीं है। अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी लेड बाय 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, वो बैठ के जुडिशरी और फौज के साथ मिल के अब वो टोटल निज़ाम को ऊपर नीचे कर दिया हुआ। इमरान खान का और आर्मी चीफ का क्लियरली पावर का टसल हमेशा ही पर्सनल होता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज इशू हो गया। ही फायर्ड हिम, ही केम बैक, ही वेंट अगेंस्ट द सीजे, फाइज ईसा, वो फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन गए। तो इमरान खान को तो डबल वैमी हो गया ना, दो ठोकी दोनों तरफ से। अब कैसे दोराहे से आगे जाएंगे? बिकॉज लगता ही है जिस तरह वो ज़िया के ज़माने में लोग कहते थे जी एक कब्र है 2 लाशें। सो हु मूव्स व्हाट? गवर्नमेंट के पास देने के लिए क्या है? ये चीज़ आगे दोराहे से आगे जाएंगे कैसे? कोई 2 अल्फा मेल्स हैं, उनकी जंग चल रही है, वो भी नहीं हट रहे। एक के पास पीपल्स पावर है, एक के पास रेल पावर है। सो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? देखिए मूव फॉरवर्ड की बात के लिए आपको ज़रा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं। आपने मैं गल करना तो तुसी कहते पिछे दी गल ना करो, नहीं, आप नहीं। तुसी पिछे चले जाते हो। अगे दी गल करो, अगे किवें जाना? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ना, उथे पहुंचे किस तरह। मैं गुजारिश ये है, आज जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की खूबी से नहीं है, वो दूसरों की नाकामी से। पीएमएलएन इक़्तिदार में रह चुकी थी, मियाँ साहब 3 दफ़े वज़ीर आज़म रह चुके थे, उनकी सियासत का रूज था। गुजरांवाला का 2021 का जलसा, उनकी सियासत का रूज, उनकी वज़ारत उज़्मा नहीं थी। जब उन्होंने अपना नैरेटिव जो था वोट को इज्जत का छोड़ा, इक़्तिदार को इज्जत दी, तो लोग उनके साथ से हट गए, पीएमएलएन से हट गए। इमरान खान ने वही नैरेटिव, इमरान खान जो हुकूमत में नाकाम हो चुका था, उसके लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे। मैं खुद 21 एमएनए, मैं उनके नाम बता सकता हूँ, जो मेरे साथ राब्ते में थे कि हमसे कोई वादा कर दें कि आप सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली को, ज़िला काउंसिल की हमें सेटलमेंट दे देंगे, क्योंकि हम अब पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन आपने जब फैसला किया इक़्तिदार में आने का, अदम एतमाद हक है, आईनी रास्ता है, लेकिन उसके बाद आपको सियासत को देखना था। आप सीधे इलेक्शन में जाते, ऐसे हालात और होते। आपने इक़्तिदार कबूल किया, इमरान खान ने वो नैरेटिव वोट की इज्जत का पकड़ लिया, आज वो आइन की बात करता है और लोग उसके साथ हैं। ये मुल्क की सियासत है, सियासत बड़ी बदल जाती है। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास एक मौका था, अगर वो 8 फरवरी को कह देते हम इलेक्शन हार गए, आज मुल्क की सियासत फर्क होती। ये मौके आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को इन मौकों को ग्रैस्प करना पड़ता है। इमरान खान ने मौके को ग्रैस्प किया। कैसे कहते इलेक्शन हार गए? उस दिन, जिस दिन उन्होंने ओथ उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, उस दिन उनकी इंडाइटमेंट होनी थी। अगर वो कहते इलेक्शन हार गए, वो अंदर हो जाते उस दिन। किहो जी गल्ला करते हो सर, पहले भी अंदर रह चुके हैं ना, वहां अंदर कोई क़यामत तो नहीं आती। हम सब, आप भी अंदर रहे, हम सब अंदर रहे, क्या इसमें क्या है? हाँ, क़यामत तो नहीं आती, क़यामत तो नहीं लेकिन मुल्क तो बच जाता ना। आती। आज मुल्क के ये हालात ना होते, ये मुश्किल फैसले होते हैं जो सियासी लीडर्स को करने पड़ते हैं। अच्छा, आप बताएं, देखें, फिर आई गो टू वन अनदर क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे? आज सिचुएशन ये है कि सही या गलत है, जो भी है, एक इमरान खान का बयानिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया। सो एक उनका अपना पॉजिटिव वोट उनका है, जो प्रो इमरान वोट है, जो उनका अपना वोट है।
एक बहुत बड़ा वोट है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी पीपल्स पार्टी है, एंटी PMLN है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट उनको जा रहा है। सो वट एवर द रीजंस, एक तरफ इमरान खान और वो बयानिया खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इनका बयानिया बना कोई नहीं है, तो उसका इलाज इन्होंने ये निकाला है एक्स बैन कर दो, व्हाट्सएप बैन कर दो, मतलब कि बात करने की नहीं तो बाकियों को खामोश कर दो। पैका लॉज आप लोगों की गवर्नमेंट थी, जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तो उसमें पहली बारी पैका लॉज आए थे और वो रोज़ाना अब उन लॉज में सख्ती हो रही। और ये भी डेमोक्रेसी, जितने डेमोक्रेटिक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा मीडिया पे सोच पे कदगनें भी उन्होंने लगाई। ये एक फैक्ट है। फिर अपोजिशन में आते हैं तो सबको जमहूरियत याद आ जाती है, ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। जब पावर में होते हैं, द सेम वाज विद इमरान खान गवर्नमेंट ऑल्सो। उस ज़माने में फवाद चौधरी हमारा दोस्त है, वो मीडिया डेवलपमेंट, हम उसको मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी करते थे। वो जो लॉज बन रहे थे, दे वर क्रिमिनल अगेंस्ट, लोगों को भूल जाते हैं हम, हमें वी जस्ट डोंट गो बैक। तो हर किसी ने पूरा किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ जो मेन इश्यूज थे, जिस तरह पॉपुलेशन का इशू है, जिस तरह प्राइमरी एजुकेशन का इशू है, इस पर क्यों नहीं किसी ने काम करते? आप लोगों ने एज प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं किया? खान साहब की गवर्नमेंट के आखिरी दिन की 15-16 यूनिवर्सिटी से चार्टर्स इशू हुए थे। ये भी आते यूनिवर्सिटी बना दो, because यूनिवर्सिटी में दिहाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, इट्स अ मनी मिंटिंग मशीन। प्राइमरी एजुकेशन तबाह हुई हुई है, सबकी कैपेसिटी तबाह हो गई, ब्यूरोक्रेसी की, सबकी। ये सब्जेक्ट्स क्यों नहीं प्रायोरिटी होती? ये दुराया जो हमारा है, मेरे तो ख्याल में एजुकेशन पॉपुलेशन में लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। इसमें आप लोग क्यों नहीं कुछ करते? देखिए, पहली बात जो आपने की है ना, सियासत कैसे हम पहुंचते हैं, क्या होता है। 8 फरवरी 2024 मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। ये मुल्क में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था बैलेट बॉक्स पे, जिस ना कैंडिडेट लोगों ने देखे, ना जलसा था, ना जुलूस था, ना बैनर था, ना पोस्टर था। सही है। एक जमात को दबाया गया था पूरा 1 साल। उसके बावजूद लोग बाहर निकले और उन्होंने जो वोटिंग, जिस तरह वोट दिया, इसकी मिसाल शायद दुनिया में नहीं आपको मिलेगी। ये लोगों का रिएक्शन था, ये लोगों का रिएक्शन था इस निजाम के खिलाफ। लेकिन हम इस बात को समझे नहीं है और ये रिएक्शन जाएगा नहीं। आप जो जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, ये मसाइल अगर पॉलिटिकली इलेक्टेड अवाम के मैंडेट से आई हुकूमतें होंगी तो वही करेंगी। आज किसी हुकूमत में, किसी जमात में कैपेसिटी नहीं है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी है। आज क्या PTI के पास हुकूमत नहीं है? PMLN के पास हुकूमत नहीं है? पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत नहीं है? 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। 11 साल से PTI KP में हुकूमत कर रही है। PMLN यहाँ बहुत अरसे से हुकूमत कर रही है। क्या एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या गवर्नेंस बेहतर हुई है? मुझे एक निज़ाम हुकूमत का बता दें जो बेहतर हुआ। ये नाकामी की एक दास्तान है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब भी अवाम के मैंडेट से नहीं हुकूमत में आए थे। ये भी हम सबको मानना पड़ेगा। ये बातें बड़ी तल्ख हैं। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये सब का इसके अंदर हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे मत जाएं, आगे की बात करें, आगे का रास्ता ढूंढें। आगे का रास्ता आज मिल बैठने में है। इस मुल्क के जो ये डिवाइड है, और ये डिवाइड नहीं रहा, ये फ्रैक्चर्स हैं, इनको आपने पुर करना है, इनको आपने ब्रिज करना है, फिर मामलात आगे चलेंगे। आज सबका इसके अंदर रोल है। इमरान खान साहब का है, मियां नवाज शरीफ का है, जरदारी साहब का है, आर्मी चीफ का है, चीफ जस्टिस का है। जितने भी, आप तो कई चीफ जस्टिस हो गए हैं, एक जो भी 3-4 हैं। तो ये क्या ये 7-8 आदमी एक टेबल पर बैठ नहीं सकते इस मुल्क के लिए? आज किसी मुल्क में जाएं, अमेरिका का इलेक्शन देख लें, यूरोप के देख लें, चीन को देख लें, ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं। चीन आज भी रिफॉर्म्स और कंटिन्यूड रिफॉर्म्स और इंक्रीज रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसमें हर निजाम नाकाम हो गया है, कोई जमात रिफॉर्म्स की बात नहीं करती। फिर मुल्क कैसे आगे चलेगा? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटी का है। आपके पास लोग ही नहीं है जो हुकूमत को समझते हो, हुकूमत के मसाइल समझते हो, जो हल ढूंढ सकें। कैपेसिटी तो हम तो
इस्लामाबाद में मिलते रहते हैं जी गवर्नमेंट के सारे लोगों से कि ब्यूरोक्रेसी से फ्रैंकली इतनी नालायक इस्टेब्लिशमेंट मैंने ज़मीन कभी नहीं देखी जो सेटअप हमारा हो गया हुआ है। यकीन माने इट्स गॉन डाउन सीरियस कैपेसिटी इश्यूज। एनीवे लेट्स टेक अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस। क्या फैसिलिटी है क्वेश्चंस लेने की? आई डोंट इवन नो। माइक दे, एक माइक दे, माइक और चलें जी, कोई इधर से ले ले। लेट्स मेक क्विक शॉर्ट क्वेश्चन, ओपिनियन ना दीजिएगा जी। वरना 5-10 मिनट ही हैं फिर गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खाकान साहब, आपने लेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं ये फैक्टर लाना चाहता हूँ, गुफ्तगू में नहीं आया, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक अमेरिका की 3 साल खातून चलाती रही है। लोअर लेवल पे कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बंदी थी। हम ये वाले फैक्टर क्यों नहीं डिस्कशन में लाते हैं कि IMF के प्रेशर्स और फॉरेन प्रेशर्स जो हैं वो ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिशियंस को इकट्ठा बैठने नहीं देते। वो रोल थोड़ा कहीं डिस्क्राइब कर दीजिए कि वो कभी चीज़ डिस्कस नहीं होती है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये बात याद रखें, जो मुल्क इंटरनली कमज़ोर होता है, डिवाइडेड होता है, उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी दुनिया में क्या रह गई है? वो एक अंग्रेजी का जुमला है, व्हाट डू यू वांट टू सेल टू मी, व्हाट डू यू वांट टू बाय फ्रॉम मी। ये फॉरेन पॉलिसी है। हमारे पास बेचने को कुछ है नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं कि हम किसी की मार्केट बन सकें, इसलिए आपकी रेलेवेंस घटती जाएगी। आपकी एक न्यूसेंस वैल्यू ज़रूर है। हमारे पास एक कैपेसिटी है जो बहुत कम मुल्कों के पास है, उससे दुनिया खाइफ रहती है। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, वर्ल्ड बैंक का ताल्लुक है, मेरी नज़र में ये इट इज़ चीपर टू कीप पाकिस्तान अफ्लोट देन लेट पाकिस्तान सिंक। ये बात करते हैं वो हर जगह। आपको $2-3 बिलियन में पाकिस्तान स्टेबल रहे तो दुनिया कहते ठीक है यार, ये अनस्टेबल हुए तो और प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, अपने हमसायों से ताल्लुकात पैदा करें। हमारे ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अफगानिस्तान के लिए हमने 45 साल हमने मार खाई है, 45 साल, लाखों जाने दी है, इकॉनमी तबाह कर दी है, सोसाइटी तबाह कर दी है, और आज आपका झगड़ा अफगानिस्तान से है। गोलियां चल रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। चलें, लेडी ऑन द राइट। फिर आता हूं मैं। 1,50,000 रुपए बेस तनख्वाह है एक MNA की। सबसे रीसेंट रिपोर्ट ड्राइंग एंड डिस्कोर्सिंग ऑफिसर के थ्रू MNA की। मेरा आपसे बहुत बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि अगर एक बेस तनख्वाह 1,50,000 रुपए एक MNA की और एक एवरेज पंजाब में MPA की कैंपेन पे 15 से 20 करोड़ रुपए लगते हैं, तो हाउ डू यू मेक योर मनी बैक? इस पे वैसे ज़रा डेटा अपडेट कर लें। अभी माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट है। उन्होंने अभी MPA की तनख्वाह 4 लाख कर दी है। उन्होंने 465% इंक्रीज़ दिया अपनी सैलरीज में, और मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड एडवाइजर्स, उनका तकरीबन 900% इंक्रीज़ दिया है। तो अभी तो आप 1.5 लाख को रो रही हैं, यहाँ उससे बहुत आगे चला गया मामला। जी मैं गुजारिश कर दूं ना। ऐसे ही बनते हैं, बुजदार साहब से पूछे कैसे बनते हैं। जो पिछले यहाँ गुजरे हैं उनसे भी पूछ ले। पहली बात यह है कि आपको खर्च क्यों करते हैं। इलेक्शन लड़ना कोई लाजमी नहीं है, ये पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं है। ये तो आपकी चॉइस है, वॉलंटरी तौर पे आप आते हैं। तो अगर आप पैसे बनाने आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन लोगों से सवाल ये करें कि आपने 15 करोड़ खर्च क्यों किया। आप तो पहले दिन झूठ बोल रहे। इलेक्शन लॉस क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता, 20 लाख है, 30 लाख, 10 लाख। उससे ऊपर खर्चा आप कर नहीं सकते। और यहाँ 15 करोड़ आपने कम बताया, 50, यहाँ 70 करोड़ में सेनेटर्स आए हैं। यही खराबी है सियासत, जिस पर आज बात कर रहा हूँ। हम इसकी बात नहीं करते। मैंने जितनी नैब भुगती है पाकिस्तान में किसी ने नहीं भुगती। हर सवाल मुझसे नैब ने किया, एक सवाल नहीं पूछा तुम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो। अभी एक सेनेट, ये सवाल नहीं पूछा। ये मैं आपको हवाई बात नहीं बता रहा। अभी एक सेनेटर बने हैं, ही हैज स्पेंट 73 करोड़, 73 करोड़ उनके ये लगे। सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे। देखिए, गुजारिश ये है, जो बंदा इलेक्शन लड़ने आए उसे एक सवाल पूछे, तुम्हारे अखराजात हैं,
ये तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, ये गार्ड हैं, ये सब कुछ हैं, आपके आपके बिल हैं, आपके पेट्रोल के बिल हैं, आप बाहर उम्रे में जाते हैं। लेकिन हम लोग ही वोट देते हैं ना उनको। नहीं, मैं गुजारिश कर दूं, इधर देते हैं, सवाल इधर देते हैं। सवाल ये पूछें फिर आप पूछिए। कि अगर आप अखराजात कर रहे हैं तो टाइम आपकी एक इनकम होनी चाहिए, उस इनकम पे आपने टैक्स दिया है? ये एक सवाल पूछें, आपके अहवान खाली हो जाएंगे। चलें जी, वन क्वेश्चन क्विकली, इस बार लास्ट ही क्वेश्चन है, टाइम ही नहीं है। मैं जी शाहिद साहब ने अभी बात की है कि मिल बैठ के फलानी पार्टी फलानी और आपस में फैसला करें। उन पार्टियों में कोई अवामी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है। मेरा और बहुत से लोगों का वोट चुराया गया, लिहाजा उन लोगों का वहाँ इसलिए उन लोगों का वहाँ बैठ के तस्वीर करना कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है, वो शायद अवाम को नामंजूर हो। आप शाहिद साहब ये बताइए कि इलेक्शन क्यों नहीं दोबारा हो सकता है, जब हम सब ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आज अनाउंस करें कि इलेक्शन दोबारा होंगे और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान आगे कैसे ज़ाया कर दें। कमाल करती है पंजाबी कहने हैं, फिर मैं कीता क्यों सी सारा कुछ कमाल। देखिए नहीं, I'll ask a very quick question, लास्ट में टाइम नहीं है। एक मैं question एक मिनट जवाब दे दूं, हाँ। मैं उनका, आप देखें, आपको हुकूमत डिवॉल्व करनी पड़ेगी। प्रोविंसेस ये निज़ाम नहीं चल रहा, जिला सतह पे, डिवीजन सतह पे ले जाएं हुकूमत को, आपकी हुकूमतें चल पड़ेंगी। तो जो आपने बात की है, बेगम अतिया रहमतुल्लाह है ना, नजर नहीं आ रहा जी, ठीक। तो मैं एक छोटा सी, आप इजाजत दें तो 2 मिनट है हमारे। बेगम साहिबा ख्वातीन की सीट पे इलेक्शन लड़ी 1988 में, मैं असेंबली में पहली दफ़ा आया था। उस ज़माने में MNAs इलेक्ट करते थे, वोट होता था, तो इनको और 8 लोगों पे आप बन जाते थे, तो 8 लोग एलोकेट हुए, मुझे बता दें। हर लेडी सीट जिसको टिकट दिया गया था, तो इनकी एलोकेशन में मैं शामिल था और मैं इंडिपेंडेंट था। तो वो कोशिश ये थी कि इंडिपेंडेंस वोट आगे पीछे दे देंगे तो ये हार जाएंगी। तो एहसन इकबाल साहब की वालदा भी उस वक्त वो भी एक इलेक्शन लड़ रही थी, उनके 8 के 8 वोट बिक गए। मैं इनका इलेक्शन एजेंट था, तो मैंने 3 लोगों से जबरदस्ती वोट, मैंने कहा कि मुझे आपने वोट वापस ला कर देना है, जो कि गलत था, लेकिन इनके भी 4 वोट बिक गए। लेकिन एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इतने वोट खरीद लिए और 20 लाख रुपए का वोट बिका था, उस जमाने 20 लाख बहुत बड़ी रकम थी, कि ये 4 वोटों में जीत गई। अच्छा, we have to wrap it up, last 2 minutes। नहीं, एक सेकंड, मैं 2 सवाल आपसे क्विकली करना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न है कि मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी में हमें पता है 20 साल बाद भी कोई भुट्टो ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हमें अगर अगली बारी मरियम की ना आई तो जुनेद सफदर बन जाएगा इधर से। मौलाना साहब की तरफ से उनका कोई बेटा या भाई वही आगे चलेगा, अभी भी सारे वही भरे हुए हैं। ANP बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी, वो भी खानवादा बन गया, वो भी बाप दादा बाप इस तरह चलता रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये फैलेसी नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी। कैसे, हाउ डज डेमोक्रेसी काम जब पार्टीज के अंदर नहीं है? तो डेमोक्रेसी नहीं आई ना, इसीलिए हाँ, आपकी सोच डू वी हैव अ डेमोक्रेटिक नहीं है। सॉल्यूशन टू दैट? सोच ही डेमोक्रेटिक नहीं रही ना। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो बादशाह बनना चाहता है, तो सॉवरन समझता है अपने आप को। वज़ीर-ए-आज़म इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हुकूमत कैबिनेट चलाती है, समरीज आती हैं, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुद को बिल्कुल बादशाह समझते यही तो हैं। मसला है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो मुंह से बात निकलती है उसको ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टिव समझती है, डॉक्यूमेंट करती है, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक आपने बात ये मुल्क चला रहे की, हैं। एक आपने बात की कि सारे बैठ जाएं टेबल पे और मसले का हल निकालें। मुझे जरा समझा दें कैसे हल निकलेगा। रियलिटी ये है कि 2 बयानिए हैं, सारा इशू बना हुआ है। आम आदमी को भी पता है कि कल आप इमरान खान को बाहर निकालें तो लाखों लोग सड़कों पे होंगे। इमरान खान के बाहर आने का मतलब, अगर ये तय भी कर लें कि जी इलेक्शन हम अर्ली इलेक्शंस करवा लेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद, अगर इमरान खान बाहर आते हैं, वो 4 जलसे करते हैं, माहौल मुल्क का बदल जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सो वो किसी भी कीमत पे आने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान बाहर नहीं आते
और यही पास्ट स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, तो देने के लिए है क्या? किस बात पे खत्म होगी बात? व्हाट इज दैट मीटिंग पॉइंट? देखिए जी, आप भी और बोल सकते मिसट्रस्ट दो लोगों का है बिटवीन, एक सेकंड पे सवाल कर ले, मिसट्रस्ट का इशू है बिटवीन द आर्मी हेड एंड इमरान खान, और ये बहुत पर्सनलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, ये रियलिटी ऑफ ग्राउंड है। इसका कोई इलाज है क्या? कोई ट्रम्प गारंटी देगा? कौन करेगा? जी, पहले उनको कर अभी आ जाते मुझे बताएं कि ये मिसट्रस्ट का कोई इलाज है? इसी के साथ कनेक्टेड मेरा सवाल ये है कि ये सवाल किस तरह बार, वाई डू यू थिंक कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक पार्टीज के होने के साथ बीच में फौज को किस लिए लाते हैं? अगर फौज को बीच में लाना है तो फिर इमरान खान की सारी लड़ाई it'll be useless। चलो बताएं कि ना, मिसट्रस्ट का कोई नहीं इलाज कि है? फौज ठीक को है, बीच हो में गया, लाए बॉस, हो बगैर गया। बात किस तरह की जा सकती है? उनको पीछे से हटाना पड़ेगा सारी पार्टीज को, वो क्या क्यों नहीं चले अभी हटते तक हटाया हो? चलो और तारण हो आगे गया इस वक्त कैसे चलो। हटाना है उनको? सर मिसट्रस्ट का कोई इलाज है क्या? मैंने दसो। अब मुझे- देखिए, मिसट्रस्ट की बात नहीं है। बात सबके दावे है ना कि हम बेवतन हैं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, ये सब कहते हैं ना। ये अपोजिशन भी कहती है, ये हुकूमत भी कहती है, ये फौज भी कहती है, जुडिशरी भी कहती है, और मैं उन पर यकीन करता हूँ। आप आज जो हुकूमत की आपने बात की है, हुकूमत इमरान खान मुल्क जेल के अंदर हो बाहर हो, हुकूमत नहीं चलना, ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। हुकूमतों में कोई कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ये हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। इसलिए उन बातों को आप छोड़ें, आप अपने इश्यूज को रिकंसाइल करें। आज इश्यूज इतने बड़े हैं कि इमरान खान को आप पाकिस्तान की हर सीट दे दें, आप मियाँ साहब को हर सीट दे दें, जरदारी साहब को दे दें, ये काम नहीं कर सकते। ये हकीकत है आज मुल्क की। इसलिए आपने सबने मिलकर नेशनल गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट को एक तरफ रहने दें। वैसे अगर नेशनल गवर्नमेंट बने, आप उसको हेड करने पे तैयार होंगे? नहीं, मैं किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा कभी नहीं रहा, ना होना चाहता हूं। अगर मिल के आईनी तौर पे बने, आईन के अंदर रहे, मुझे आप चपरासी अगर रखें, मैं पॉलिटिकल तैयार हूं। फोर्सेस मिल के कहती कि हमें कोalition, अब सवाल करता हूँ, जी। अहम ही गल्ला तो गल निकलती कि एक कोalition गवर्नमेंट बनती है टू रन अप टू जनरल इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शन होते हैं, एक गवर्नमेंट बनती है जो इलेक्शन इश्यूज रिजॉल्व करे, ये करे वो करे, उसको हेड करेंगे अगर आपको कोई कहे तो? देखिए, मुझे ना पहले हेड करने का शौक रहा है, ना भी शौक है, लेकिन मुझे अगर आप कोई जिम्मेदारी दें, मैं सियासत सिर्फ कंट्रीब्यूट करने के लिए करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। मुझे तजर्बा इस मुल्क ने दिया है, इज्जत दी है, मुझे मौका दिया है, तो मैं मुल्क के लिए जो कर सकूँ मैं हाजिर हूँ। लेकिन बात प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, यहाँ पर बात एक एजेंडा तय करने की है। ये सब लोग, आज ये 6-7 लोग हैं, इमरान खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, 2-4 और लोगों को ले लें, एक एजेंडा तय करें हमने मुल्क में करना क्या, रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, मुल्क का क्या खाका होगा कल, उसको इम्प्लीमेंट करें सारे मिलकर। आपका मुल्क आज बिजनेस एज यूजुअल, पॉलिटिक्स एज यूजुअल का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। मुझे हैरानगी इस बात की कि परवाह ही नहीं है किसी को, सब समझते हैं कि मामला बस एज यूजुअल चल रहा है, हम गुजार लेंगे। अब आप गुजार नहीं सकते। ठीक है जी, वी रन आउट ऑफ टाइम। दूसरा सेशन शुरू होना है यहाँ पे, वो मुझे बार बार बता रहे हैं कि दूसरा सेशन शुरू होना है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट जल्दी से। और मेरे पीछे पे हुए कह रहे हैं जी मुकाओ। अच्छा, अभी क्विकली अब्बासी साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा कि हल ये है कि अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए और आइन के अंदर काम किया जाए, और दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो जनाब, क्या वो हम सॉल्यूशन 2008 से हमने नहीं शुरू किया था, जब हमने अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया, आइन के अंदर रहना शुरू किया, एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई, 2013 का एक अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया गया और उस आइन के तहत काम करना शुरू किया और इंच बाय इंच अपनी स्पेस को रिक्लेम किया गया। अगर ये वो हल था तो फिर ये प्रोजेक्ट इमरान जो लॉन्च किया गया और फिर आरटीएस बिठाया गया, मुझे अब वो बता रहे हैं कि वी हैव टू एंड इट। वो क्या वो हल जाया नहीं हो गया? क्या वो हल जाया हो गया? अब उसको दुरुस्त करें। तो वो मैं तो सिर्फ आप लोगों से एंड में एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम तो आप दोस्तों से करते हैं कि प्लीज इलेक्शन तो जो होंगे, जब भी होंगे, गुस्से में ना वोट कीजिएगा, देख लीजिएगा बंदा कौन सा है, बिकॉज
all we can do is send good people into parties. Parties ने खानवादे ही रहना है इस मुल्क में, तो अच्छे बंदे भेज दें. सर Last question यार, last. बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया. लगता है कि आप यूथ से हमेशा खफा रहते हैं. सर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक ताड़ी यूथ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? आप सर हर गल ते इल्जाम, हर गल ते आप सर एने दुखी क्यों है गए? आप वजीर आजम रहे हैं, हर आने गल वाले जो है, मुस्तकबिल के लिए एक सियासी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन आप सारी गुफ्तगू में यूथ के किरदार को नज़रअंदाज करते हैं और बाकी इतनी सारी बात करते हैं. तो यूथ भी एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है, उसको किस तरह आप आगे लेके आते हैं? पीटीआई सारी यूथ ही है ना, की और रौला किएगा. चले जी, आई थिंक ये तो लंबी बहसें चलती रहेंगी. वी रन आउट ऑफ टाइम. नेक्स्ट सेशन भी है. थैंक यू वेरी मच जी, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच.